हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। नीट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अच्छा खासा वेटेज होता है और काफ़ी सिंपल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नीट में आपसे पूछे जाते हैं। तो मेरी बुक डीपीपी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्पेसिफिक मैंने नीट के लिए बनाया हुआ है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं का हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कशन करने वाले हैं। इस बुक के अंदर 80 डीपीपीज हैं। वो सारे डीपीपीज के अंदर 10-10 क्वेश्चंस हैं। मतलब इनडायरेक्टली आपको इस डीपीपीज के थ्रू 800 क्वेश्चन करने को मिलते हैं। साथ में इस डीपीपीज में कुछ इंफॉर्मेशंस भी हैं जो आपको पैरेलली याद करने होते हैं। ठीक है। कुछ थीम, कुछ रिएक्शन के बेसिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ कैप्सूल्स, वो सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिलती है। मतलब ये एक बुक कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन एक थीम वाइज और एक सीक्वेंस वाइज प्लानिंग वाइज आपसे करवाती है। चलिए, इस डीपीपी का डीपीपी नंबर फर्स्ट, उसके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है The first organic compound generated in 1828 by Frederick Fuller is। मतलब फ्रेडरिक फुलर जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1828 में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था लैब में, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। पहला कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा कह रहा है अमोनियम साइनेट है, तीसरा कह रहा है यूरिया है, और चौथा कह रहा है इसी यूरिया का ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा के मिथाइल यूरिया है। चलिए सोचिए, कौन सा है? यूरिया। इस क्वेश्चन को देने के पीछे मेरा लॉजिक क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये है कि क्या 1828 से पहले इस संसार में इंसान नहीं होगा? होगा। मतलब 1828 के पहले भी इस संसार में लोग होंगे। तो क्या उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के बारे में नहीं सोचा होगा? सोचा होगा। लेकिन जब एक इंसान किसी चीज को करे और ना कर पाए, उसके आगे वाली जनरेशन करे ना कर पाए, उसकी आगे वाली जनरेशन करे वो भी ना कर पाए, तो इंसान एक धारणा बना लेता है कि यार ये काम हम नहीं कर सकते हैं। मतलब इस काम को करने के लिए कोई ना कोई भगवान होते होंगे, वो इस काम को करेंगे। इंसान कितना भी मेहनत कर ले इस कंपाउंड को नहीं बना सकता है। इसी पर्टिकुलर को बोल दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी है। क्या बोल दिया? वाइटल। इसी को बोल दिया गया वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स थ्योरी है। ठीक है। मतलब कोई ना कोई गॉड नाम की शक्ति है, कोई वाइटल फोर्स है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाता है। इंसान कितना भी मेहनत कर ले ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकता है। तो इसी वाइटल फोर्स थ्योरी को फ्रेडरिक बुलर ने 1828 ईस्वी में इसी अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया। दैट मीन्स ये यूरिया वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सबसे पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो लैब में बनाया गया था। दैट मीन्स ये इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है। इसी कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू। मतलब अगर हम सोचते हैं कि नेचर में बहुत सारे कंपाउंड हैं और पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो 118 एलिमेंट्स हैं। इस 118 एलिमेंट्स में कार्बन से बने हुए कंपाउंड की स्टडी हम अलग से करते हैं, लेकिन रिमेनिंग जो 117 एलिमेंट हैं उनकी स्टडी अलग से करते हैं। तो कार्बन और उससे बने हुए कंपाउंड्स नियर अबाउट 90 to 95% है, और 117 एलिमेंट मिलकर केवल 5 से 10% कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि सर कार्बन के पास ऐसा क्या है कि इतना सारा कंपाउंड कार्बन बनाता है? वही आपसे पूछ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू। पहला कह रहा है साइज ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का साइज जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तीसरा कह रहा है कैटेनेशन ऑफ कार्बन। और चौथा कह रहा है पोजीशन ऑफ कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल। चलिए, क्या बताओगे आप? मतलब सोचो कि अगर कार्बन इतना सारा कंपाउंड क्यों बनाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सोचिए, एनालाइज करिए। कोई भी एटम कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करेगा? जैसे मान लो ऐसा आपने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, आपने ऐसा कुछ पीरियोडिक टेबल बनाया, और इसी पीरियोडिक टेबल का जो सबसे पहला एटम है, वो सबसे पहला एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। दूसरा देखा जाए तो कौन सा है? हीलियम। तीसरा देखा जाए तो कौन सा? लिथियम। फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन। यही तो है। तो क्वेश्चन आता है कि कोई भी एटम कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करेगा? क्योंकि अपने आप को स्टेबल करना चाहता होगा। और स्टेबल कब होगा? जब इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो जब लिथियम के बारे में देखें तो इसके आउटर शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और नियॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है।
हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब हीलियम का ड्यूएट और नियोन का ऑक्टेट पहले से पूरा है, इसलिए रिएक्शन करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो क्या देखते हैं, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। और जब इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है तो कुछ ना कुछ करके अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहेंगे। तो लिथियम की कंडीशन क्या है कि या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है या 7 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। आसान क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना। तो इसीलिए लिथियम या इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर M प्लस बनाते हैं। इसकी संभावना या तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकाले या तो 6 इलेक्ट्रॉन को ले। आसान क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर M2+ बनाते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 5 ले सकते हैं, इसलिए 3 निकालकर M3+ बनाते हैं। फ्लोरीन 7 निकाल सकता है, 1 ले सकता है, तो 1 लेकर F- बनाता है। ये 6 निकाल सकता है, 2 ले सकता है, तो 2 लेकर O2- बनाता है। नाइट्रोजन 5 निकाल सकता है, 3 लेता है, तो 3 लेकर N3- बनाता है। लेकिन जब कार्बन के पास आते हैं तो क्या देखते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो इसीलिए न 4 इलेक्ट्रॉन निकालता है न 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, बल्कि क्या करता है, शेयर करता है। सोचिए, और शेयर हो गया दैट मीन्स पूरा पीरियोडिक टेबल खुल गया। किसी के साथ भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है और शेयरिंग करके बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन ये कर सकता है। तो दैट मीन्स अब नया क्वेश्चन ये भी आता है कि सर कार्बन के इधर वाले व्यक्ति शेयर कर सकते हैं, कार्बन के इधर वाले व्यक्ति शेयर कर सकते हैं, कार्बन के नीचे वाले व्यक्ति शेयर कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी लिथियम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना चाहे, मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन ये लेता है और एक इलेक्ट्रॉन मान लो कार्बन से शेयर करता है, तो 2 ही तो इलेक्ट्रॉन हुए। बेरिलियम का भी शेयर करता है, 4 ही इलेक्ट्रॉन तो हुए। बोरोन का भी शेयर करता है, 6 इलेक्ट्रॉन तो हुए। तो ये नॉर्मली कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर सकते हैं। लेकिन कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन तो दूसरे से कर ले, कार्बन से, नाइट्रोजन से कर ले, ऑक्सीजन से कर ले, फ्लोरीन से कर ले, इनका ऑक्टेट पूरा हो सकता है। इवन नाइट्रोजन नाइट्रोजन से कर ले तो भी हो सकता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कर ले तो भी हो सकता है, फ्लोरीन फ्लोरीन से कर ले तो भी हो सकता है। मतलब इधर वाले मेनली कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, इधर वाले कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर फ्लोरीन कर दे, तो फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और शेयर कर सकता है, एक ही तो बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। और 4 बॉन्ड बना सकता है मतलब मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है। और जब मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है तो मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी। और अगर देखें तो साइज छोटा है, तो साइज छोटा है तो कार्बन की ओवरलैपिंग अपने बराबर वाले एटम के साथ बहुत अच्छे से हो सकती है। दैट मीन्स ओवरलैपिंग अच्छी होगी, बॉन्ड मजबूत बनेगा। तो अगर मैं एक वर्ड में बोलना चाहूँ या एक स्टेट में बोलना चाहूँ तो क्या बोल सकते हैं कि कार्बन की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वही उसे खास बनाता है। और जो ही आपने पोजीशन ऑफ कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल बोल दिया, दैट मीन्स आपने बोल दिया कि वो सेकंड पीरियड में है, 14th ग्रुप में है, तो उसका साइज छोटा है। आपने बोल दिया कि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 है। आपने बोल दिया कि कार्बन लंबी चेन कार्बन की बना सकता है, इसको हम कैटनेशन की प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। मतलब हर प्रॉपर्टीज को आपने एक वर्ड से, पोजीशन, एक वर्ड से या एक स्टेटमेंट से पोजीशन कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल उसे आपने क्लियर कर दिया। तो कभी अगर ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन हो और उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आंसर बताइए, तो आपका आंसर होना चाहिए डी। अब तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू मेक अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। चलिए सोचते हैं कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो या तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ये सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये आपका डबल बॉन्ड बना दे, जिसमें एक सिग्मा एक पाई होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये ट्रिपल बॉन्ड बना दे, जिसमें एक सिग्मा और दो पाई होगा। तो अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं, दो। डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं, चार। और ट्रिपल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं, छह। तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है बी, कि सिंगल बॉन्ड को बनाने में दो इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड को बनाने में चार इलेक्ट्रॉन और ट्रिपल बॉन्ड बनाने में छह इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। तीसरा, चौथा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑन पॉलिंग स्केल फॉर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आर। चलिए सोचते हैं। इस क्वेश्चन को देने के पीछे मेरा जो मकसद था, मकसद ये था कि अगर पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब इनडायरेक्टली आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर ये पीरियोडिक टेबल एक घर है और ये परिवार के मेंबर्स हैं, इसके जो अंदर मौजूद एटम्स हैं, और जब इसके अंदर मौजूद एटम्स अगर परिवार के मेंबर्स हैं तो हर मेंबर की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। 1 साल का नन्हा मुन्ना बच्चा हाइड्रोजन हो सकता है,
ठीक है, आपका 2 साल का बच्चा हीलियम हो सकता है, 3 साल का लिथियम हो सकता है, 4 का बेरिलियम हो सकता है, बोरोन हो सकता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन ऐसे हो सकते हैं। परिवार के कुछ मेंबर इंडिया में रह सकते हैं, परिवार के कुछ मेंबर इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्हें पैसे की मोहमाया नहीं होता है, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अपने पैसे को बड़े आराम से किसी को दे देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके दूसरे के पैसे की निगाह थोड़ी ज्यादा होती है। तो चूंकि इंसान है तो इंसान है तो कैरेक्टर अलग अलग होगा, तो इसी तरह ये एलिमेंट्स हैं तो इनके भी कैरेक्टर अलग अलग होंगे। तो कौन कितना बदमाश है, कौन दूसरे के पैसे को कितना खींच सकता है, उसी को मेजर करने की यूनिट होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि इसी के बेसिस पे आगे हम रिएक्शंस करवाने वाले हैं। तो कुछ बेसिक जो बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं वो तो कम से कम आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन के लिए होता है 2.1, कार्बन के लिए होता है 2.5, नाइट्रोजन के लिए होता है 3.0, ऑक्सीजन के लिए होता है 3.5 और फ्लोरीन के लिए होता है 4.0। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पहले कार्बन बताइए तो 2.5 यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, हाइड्रोजन बोल रहा है 2.1 यहाँ है, उसके बाद नाइट्रोजन बोल रहा है तो 3, फिर ऑक्सीजन बोल रहा है 3.5, फ्लोरीन 4, दैट मीन्स ये आपका बी। मतलब अच्छी तरह दिमाग बैठा लीजिएगा कि पॉलिंग स्केल पर हम कौन सा एटम दूसरे के पैसे को कितना खींच सकता है उसी को मेजर करने की यूनिट दे रखे हैं, उसी यूनिट को बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू सब ये पता करते हैं कि कौन कितना बदमाश है, कौन किसके पैसे को कितना खींच सकता है, और कितना पैसे को खींच सकता है उसको मेजर करने की यूनिट है, वही यूनिट आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन द गिवन कंपाउंड दिस इज। चलिए अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इसमें कहीं भी ऐसा इंडिकेटेड नहीं है कि सिग्मा बॉन्ड के बारे में हो रहा है पाई बॉन्ड, दैट मीन्स दोनों सोचना है। और जब बॉन्ड पूछ रहे हैं कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं तो इसके अंदर सिग्मा भी होगा और सिस्टम के अंदर पाई बॉन्ड भी होगा। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, जब एक बॉन्ड बनाता है तो जितने हाइड्रोजन होंगे उनको सबसे पहले गिन लेना है, क्योंकि नॉर्मली यही छुपा के लिखता है और इसी में बच्चे गलती करते हैं। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 2, एक 3, एक 4 और 2 6। तो 6 तो सिग्मा, 6 तो कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा हो गए, और उसके बाद अगर देखा जाए तो 6 के बाद 2 बॉन्ड यहाँ है 8, 2 बॉन्ड यहाँ है 10, एक बॉन्ड यहाँ 11, 2 बॉन्ड यहाँ है 13 और 2 बॉन्ड यहाँ है 15। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए 15। अगर वो सिग्मा बॉन्ड पूछता पूछता है टोटल नंबर सिग्मा बॉन्ड बताइए, तो उस केस में आपको बताना था कि 6 ये हो गए, 7, 8, 9, 10 और 1 11। लेकिन अगर पाई पूछे तो 1, 2, 3 और 4 और टोटल पूछे तो 11 और 4 15। याद रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देने का मकसद ये था कि बच्चे को अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, भले उसे दिखाया जाए या ना दिखाया जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फिनेंथ्रीन इज। यहीं से आपको फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर भी प्रॉपर तरीके से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे इसका रिएक्शन आपको पढ़ना है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, चाहे ये सिंगल बॉन्डेड हो तब भी, चाहे डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो तब भी, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो तब भी, या इवन वो 2 बॉन्ड बना रहा हो तब भी, वो किसी के साथ भी, इधर किसी के साथ भी बॉन्ड वो बना सकता है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, चाहे 4 सिंगल हो, चाहे डबल के साथ सिंगल हो, चाहे ट्रिपल के साथ सिंगल हो, 2 डबल हो। तो हाइड्रोजन को छुपा के लिखा जाता है, तो ध्यान से देखो इस कार्बन पे 1 2 3 4, अब यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसको देखो तो 1 2 3 4, यहाँ भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसको देखो तो 1 2 3 4, यहाँ भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। और इसको देखो तो 1 2 3 4, यहाँ भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन बाकी सब में देखो तो 1 2 3 एक हाइड्रोजन है, 1 2 3 एक हाइड्रोजन है, 1 2 3 एक हाइड्रोजन है, 1 2 3 एक हाइड्रोजन है। तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो दैट मीन्स कार्बन का नंबर तो हो गया 6, और ये 7 8 9 10 11 12 13 14, कार्बन हो गया 14, और हाइड्रोजन गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको याद रखना चाहिए कि अगर कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो आप हाइड्रोजन को जरूर गिनिए। नॉर्मली बच्चे हाइड्रोजन को गिनने में गलती करते हैं और उसी के बेसिस पर आपका आंसर गलत आता है। कभी कभी हो सकता है 3 3 बेंजीन सोचते हुए कि 6 × 3 18 सोच लें, और 6 × 6 6 × 3 यहाँ भी आपका, या 6 × 3 18 सोचते हुए C18H18 सोच लें। तो याद रखिएगा कि अगर हम जोड़ रहे हैं तो 2 कार्बन यहाँ कम हो रहा है, 2 कार्बन यहाँ कम हो रहा है, तो इसका मतलब 6 और यहाँ 2 8 और 6 14 ही आने वाला है।
हाइड्रोजन भी यहाँ कम आने वाला है, तो C14H10, C14H10 ये हमारा आंसर निकल कर आता है। चलिए अब अगर सोचते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड इज। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा है। और जब क्वेश्चन में यहाँ पे केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा है, तो आपका फोकस केवल केवल सिग्मा बॉन्ड पे होना चाहिए और पाई बॉन्ड पे नहीं होना चाहिए। तो सिग्मा मतलब हाइड्रोजन को ही नॉर्मली छुपा के लिखा जाता है। अगर आपने हाइड्रोजन को सही तरीके से गिन लिया, सिग्मा गिन सकते हो। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 5 है, एक यहाँ 6 है, एक यहाँ 7 है। तो 7 छुपे हुए कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड हैं। 3 2 5 एक 6 और एक 7 छुपा हुआ सिग्मा हो गया। एक यहाँ 8, एक यहाँ 9, एक यहाँ 10, एक यहाँ 11 और एक यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये है क्या? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो एक सिग्मा यहाँ है। तो दैट मीन 7 ये था, एक ये हो गया 8, एक हो गया 9, एक हो गया 10, एक हो गया 11 और एक यहाँ सिग्मा छुपा हुआ है, ये हो गया 12। हमारा आंसर निकल जाता है सी। याद रखिएगा कि कभी कभी कुछ फंक्शनल को ऐसे वो दिखा सकता है कि जिसके अंदर कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा हो चीजें। जैसे आपका हो सकता है COOH दिखा दे, तो केयरफुल रहिएगा कि COOH मतलब C डबल बॉन्ड OH ऐसे होता है। हो सकता है कभी CHO ऐसे दिखा दे, तो CHO मतलब आपका CHO ऐसे सोचना है। हो सकता है COCH3 ऐसे दिखा दे, तो COCH3 मतलब COCH3 ऐसे होता है। हो सकता है CN ऐसे दिखा दे। आपको केयरफुल रहना है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होता है, इस मल्टीपल बॉन्ड को छुपा के लिख सकता है और आपसे गलती करवा सकता है। चलिए अब एक अच्छा क्वेश्चन 8वां आपसे पूछ रहा है कि एलाइल साइनाइड कंटेन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इस क्वेश्चन को देने का मकसद ये था कि कभी कभी कुछ कॉमन नेम को देकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो कॉमन नेम आपको प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। एलाइल, तो एलाइल ग्रुप कौन से होते हैं? एलाइल ग्रुप होते हैं CH2, CH और ये CH2, इस ग्रुप को बोलते हैं एलाइल। और आगे कह रहा है साइनाइड, तो इसी पर्टिकुलर अंदर ये C ट्रिपल बॉन्ड N लगा दो, तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड बन गया, इसी को बोलते हैं एलाइल साइनाइड। तो जिस बच्चे को इस एलाइल साइनाइड का स्ट्रक्चर मालूम होगा, उसे भी क्वेश्चन करना आसान है। लेकिन जिसे इस स्ट्रक्चर को मालूम नहीं होगा, जिस बच्चे को स्ट्रक्चर मालूम नहीं होगा, उसके लिए क्वेश्चन करना काफी डिफिकल्ट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कॉमन नेम होते हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। तो इसी बुक के अंदर टोटल मैंने 180 कॉमन नेम जो बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते रहते हैं, उसको एक साथ दे रखा है, जिसको वक्त देकर आपको याद करना चाहिए। तो डीपीपीज में जो पीछे जगह होती है, उस जगह को मैंने प्रॉपर इसमें यूज किया हुआ है। यही आपका है, देखिए मीथेन जिसको मास गैस टेम्पैर भी कहते हैं, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, इस तरह करते हुए जब जाओगे तो आपको ये कॉमन नेम देखने को मिलते हैं। फिर डीपीपी नंबर 2 आएगा, उसके बाद अगेन कुछ कॉमन नेम आएंगे, इसी तरह करते हुए डीपीपी नंबर 3, उसके आगे कुछ कॉमन नेम, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते चले जाओगे तो टोटल 180 कॉमन नेम है जो इस बुक के अंदर मैंने दे रखा है। जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बार बार घूमते रहते हैं, जो आपको प्रॉपर तरीके से याद होने चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एलाइल साइनाइड कंटेन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब सिग्मा पाई को अलग से बताना है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जब ए बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा सिग्मा होता है। जब ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई होता है। और जब ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। तो जितने कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये हमेशा सिग्मा होते हैं। तो यहाँ पे 2 1 3 और 2 5, मतलब 2 1 3 और 2 5 सिग्मा तो छुपे हुए हैं। उसके बाद ये 6, ये 7, ये 8 और एक 9, तो 9 हो गए सिग्मा बॉन्ड। अब पाई की बात करें तो यहाँ है, एक यहाँ है, तो 3 हो गया पाई बॉन्ड। तो 9 सिग्मा 3 पाई, दैट मीन्स हमारा आंसर हो जाता है बी। इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग अगर कुछ कॉमन नेम आ जाए तो आपको कॉमन नेम प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, जो एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाने में इस तरह की चीजों को यूज किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C6H5COOH। सोचिए C6H5COOH ये कौन सा मॉलिक्यूल है? C6H5, सोचिए ये कौन सा मॉलिक्यूल है? सोचो C6H6, अगर आपसे पूछा जाए कि C6H6 कौन सा मॉलिक्यूल होता है, तो आप क्या कहोगे? बेंजीन। C6H6 कौन सा मॉलिक्यूल है? बेंजीन। ये बेंजीन तो है, और इसी बेंजीन का यहाँ का हाइड्रोजन हटा दिया गया है। और अगर इसके हाइड्रोजन को हटा दें तो अब जो पर्टिकुलर ग्रुप बनता है, इस ग्रुप को बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। तो दैट मीन्स अगर कभी ये C6H5 लिख रहा है तो इसका तो फिनाइल ग्रुप की बात कर रहा है। और जब फिनाइल ग्रुप की बात कर रहा है तो ये आपका हो गया फिनाइल। अब COOH, अब COH होगा क्या? ये हो गया CO और ये हो गया OH।
मतलब बेंजोइक एसिड की बात कर रहा है। और जो बेंजोइक एसिड की बात कर रहा है तो इसके अंदर सिग्मा पाई गिनिए, तो पाई काफी आसान है, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो 4 पाई। और अच्छी बात ये है कि चारों ऑप्शन में 4 पाई है। मतलब इंपॉर्टेंट क्या सोचना है, सिग्मा। सिग्मा सोचते हैं, अगर यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है तो इन हाइड्रोजन को भी देखा करिए, अदरवाइज जल्दबाजी में हो सकता है अब इस हाइड्रोजन को ना देखो और गलती कर डालो। अगर सिग्मा गिनना है तो 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा यहाँ है, 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा तो यहाँ हो गए। अब यहाँ देखो, एक ये 13 है, तो एक ये 14 है और एक 15 है। मतलब टोटल सिग्मा कितने हो गए, 15। टोटल पाई कितने हो गए, 4। तो बच्चा गलती क्या कर सकता है, हो सकता है इस वाले सिग्मा को ना गिने, हो सकता है इस कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा को ना गिने, हो सकता है ये कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के सिग्मा को ना गिने, इसी में हो सकता है कहीं छोड़ दें और छोड़कर गलती कर दे। तो अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिएगा कि बेंजीन का मतलब 12 सिग्मा 3 पाई, जिसमें 6 सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन के, 6 सिग्मा कार्बन कार्बन के। तो उसी एक कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा को तोड़कर अपने यहाँ कार्बन कार्बन का सिग्मा बना रखा है। तो याद रखिए कि 12 तो यहाँ हो गए, 13 14 15, तो 15 सिग्मा 2 पाई। लास्ट क्वेश्चन अगेन आपको याद होना चाहिए, मेलामाइन, जिसको आईटी ने मेडिकल ने दोनों पूछा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेलामाइन इज। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि सर लोन पेयर कहाँ कहाँ होता है। तो लोन पेयर कहाँ कहाँ होता है, तो याद रखिए कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसने बॉन्ड बना लिया, कोई खाली नहीं है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों ने बॉन्ड बना लिया, कोई खाली नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इस 3 ने ही बॉन्ड बनाया, एक खाली है। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, चाहे ये सिंगल बॉन्डेड हो, चाहे डबल बॉन्ड के साथ हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड के साथ हो, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होते हैं। जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स 2 ने बॉन्ड बनाया, तो ये 2 पेयर खाली है। चाहे वो दोनों के दोनों सिंगल बॉन्ड के साथ हो, चाहे डबल बॉन्ड के साथ हो, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 7, मतलब एक बॉन्ड बनाया तो 3 पेयर ये खाली है। तो याद रखना चाहिए कि कार्बन और हाइड्रोजन के पास तो कोई लोन पेयर नहीं होता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, अगर न्यूट्रल होते हैं तब। चाहे नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड हो, डबल बॉन्डेड हो, ट्रिपल बॉन्डेड हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पर्टिकुलर आया है मेलामाइन, अगेन आपका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। मेलामाइन इसी पर्टिकुलर से आगे मेलामाइन पॉलीमर बनाने वाले हो, मेलामाइन रेसिन, तो आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए कि मेलामाइन होता क्या है। तो पहले आप बेंजीन बना लो और बेंजीन के अल्टरनेट कार्बन की जगह नाइट्रोजन लगा दो, और जो अल्टरनेट कार्बन बच गए इस पर्टिकुलर पर यहाँ NH2 लगा दो। अब ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड होता है बेटा, यही आपका होता है मेलामाइन। तो मेलामाइन के अंदर नाइट्रोजन को देखो तो 3 तो रिंग के अंदर है, 3 रिंग के बाहर है, तो टोटल नाइट्रोजन अगर इसके अंदर 6 है तो डेट मींस आप बोल सकते हो कि इस मेलामाइन के अंदर लोन पेयर का नंबर भी 6 है। याद रहेगा। तो इस 10 क्वेश्चन की कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक हो सकता है कि बच्चा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड जानता है नहीं, कितने सिग्मा कितने पाई, बच्चा C6H5 को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाता है नहीं, कॉमन नेम का इन्फॉर्मेशन आता है नहीं, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन उसको मालूम है या नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले कौन सा बना वो उसके दिमाग में क्लियर है या नहीं, लोन पेयर क्या होते हैं ये मालूम है या नहीं। मतलब ये बुक बहुत ही सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ये बुक बहुत ही सीक्वेंस में लिखा हुआ है और टोटल इसके अंदर 80 डीपीपीज हैं। मतलब इसकी प्लानिंग में भी आपको बता दूं तो 5 डीपीपीज बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है, 5 डीपीपीज IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर बेस्ड है, 5 डीपीपीज स्ट्रक्चरल आइसोलेशन के ऊपर बेस्ड है, 5 डीपीपीज स्टीरियो आइसोलेशन के ऊपर बेस्ड है, 5 डीपीपीज GOC इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन और उसके हल्के फुल्के एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है, और 5 डीपीपीज एसिड बेस ऑटोमेरिज्म के ऊपर बेस्ड है। तो दैट मीन्स इस तरीके से करते हुए 30 डीपीपीज के कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन के पहले बच्चे को क्या जानना चाहिए हमने यहाँ पर दिखाया है। पर जब रिएक्शन में आते हैं तो 5 डीपीपीज अल्कीन अल्काइन के रिएक्शन पर बेस्ड है, 5 डीपीपीज आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन अल्कीन के ऊपर बेस्ड है, 5 डीपीपीज आपके एरोमेटिक कंपाउंड बेसिक जो है हेलोजनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन अल्काइलेशन एसाइलेशन ओरिएंटेशन ऑर्थो पैराडायरेक्टिक नेचर इनके ऊपर बेस्ड है, 5 डीपीपीज आपके एराइल हैलाइड फिनॉल एनिलीन डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद 5 डीपीपीज आपके SN1 रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है, 5 डीपीपीज आपके SN2 रिएक्शन E1 रिएक्शन E2 रिएक्शन इवन CV रिएक्शन इनके ऊपर बेस्ड है।
मतलब यहाँ पे जब जाते हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मतलब आपने सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 E1 E2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने ये 10 डिग्रीज देखा है। फिर उसके बाद जब जाते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं हम जब कार्बोनिल में आते हैं तो कार्बोनिल में 5 टीपीपीस एल्डिहाइड कीटोन्स के ऊपर बेस्ड है, 5 टीपीपीस कार्बोक्सिलिक एसिड उसका डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड है। फिर जब बायोमोलिकुल्स में जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर 5 टीपीपीस बेस्ड है, फिर अमीनो एसिड पॉलीमर के ऊपर 5 टीपीपीस बेस्ड है। उसी के साथ साथ केमिस्ट्री एंड लाइफ पीयूसी भी इसके अंदर मैंने इन्वॉल्व कर दिया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर डाल दिया है। तो इसी तरह करते हुए एक सीक्वेंस में आपके पास टोटल 80 डीपीपीस हैं और 80 डीपीपीस के अंदर 10-10 क्वेश्चन है, दैट मीन्स 800 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर के अंदर है। साथ साथ इस बुक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, इस अभी मैंने दिखाया कॉमन नेम, ये भी एक सीक्वेंस में आपको दिख जाता है। कॉमन नेम के बाद कुछ एडिशनल चीज है जो बच्चों को मालूम होना चाहिए, कुछ बफरिंग देकर मैंने अगर आप ध्यान से देखो इस कॉमन नेम थे तो उसके बाद कुछ बफरिंग डालकर, बफरिंग मतलब कुछ जगहों को छोड़ दिया है कि जिससे बच्चा थोड़ा सा वक्त मिल जाए, अगर उसने कुछ चीजें याद ना किया हो तो थोड़ा सा याद कर ले, इसलिए हल्का इन्फॉर्मेशन पूछ कर मैंने आगे बढ़ गया। जब इस चीज़ों से निकल जाते हैं उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आती है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि मॉलिक्यूल इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैं जो बच्चों को आना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? वो आपके दिमाग में आता है बायोमोलिक्यूल्स। इस बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जैसे सेक्रीन के स्ट्रक्चर, राइबोज के स्ट्रक्चर, इन सबको प्रॉपर तरीके से मालूम होना चाहिए। तो उसके बाद जो पॉलीमर्स हैं इनके स्ट्रक्चर इसके अंदर मैंने दे रखा है। कभी इसका मोनोमर अभी जो पॉलीमर्स होते हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर दे रखा है। तो मोनोमर पॉलीमर के बाद जब जाएं तो फिर अमीनो एसिड्स वगैरह दिख जाती है, अमीनो एसिड्स वगैरह भी आपको प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। तो कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो बार बार ऑर्गेनिक में घूमती रहती है वो भी मैंने इसके अंदर डाल रखा है। जब कहीं ना कहीं अमीनो एसिड्स वगैरह का इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक रिएक्शंस हैं जो बार बार आते रहते हैं उसको मैंने इसके अंदर ले रखा है। तो दैट मीन्स एक क्लियर कट पिक्चर जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, एक सीक्वेंस में जो चीज दिमाग में रखनी चाहिए वो मैंने कोशिश किया है इसके अंदर ले लें। दैट मीन्स अगर रिएक्शन को आपको दिखाऊं कि कैसे है तो यही सब रिएक्शन आपको पढ़ना है। रिएक्शन विद HX, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद हैलोजन, अलग अलग हैलोजनेशन, NOx, HUX, ऑक्सीमर्कुलेशन, डीमर्कुलेशन, ऑक्सीमर्कुलेशन, डीमर्कुलेशन, NBS, ओजोनोलिसिस, ये जो रिएक्शंस हो सकते हैं वो रिएक्शंस मैंने कहीं ना कहीं इसी सीक्वेंस में ले रखा है। तो दैट मीन्स इसके अंदर टोटल 151 रिएक्शन है जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घूमते रहते हैं, वही एक सीक्वेंस में यहाँ पर है। तो जो बच्चे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं या IIT और नीट की तैयारी कर रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर रहे हैं या कॉन्सेप्ट और अच्छा बनाना चाहते हैं वो जरूर इस बुक को लें। और जो टीचर्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं एक प्लानिंग के थ्रू चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को सिखाया जाए और बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर को पूरी तरीके से उसके दिलो दिमाग से हटाया जाए, वो इस बुक को रेफर करें। इस बुक में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चीजें लिखी हुई है, आपके बच्चे को काफी मदद करेगा और उनकी ऑर्गेनिक को इम्प्रूव करने में काफी मजा आएगा। बुक्स मार्केट में बहुत सारी हैं लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि प्लानिंग नहीं होती है, कब क्या पढ़ना है मालूम नहीं होता है। लेकिन इस बुक के थ्रू आप बहुत ही प्लान वे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने वाले हो और आपके दिलो दिमाग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डर होगा वो पूरी तरीके से बुक निकाल देता है। मतलब ये बुक अमेजन पे है और मैंने ये स्कैन भी दे रखा है, आप चाहे स्कैन करते हुए आप अमेजन पे जाएं और अमेजन पे जाकर इस बुक को ऑर्डर करें और ऑर्डर करके इस बुक को लगाएं। तो ये बुक हो ये सीरीज जो मैं आज से चालू करने वाला हूँ वो आपके लिए काफी मजेदार होगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डर है आपके दिलो दिमाग से पूरी तरीके से निकाल देगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक का ये सीरीज आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर मैं कोशिश करूंगा निकाल दूं। तो जुड़े रहिए, बुक्स के क्वेश्चन लगाइए, अपने आंसर को मेरे आंसर से मिलाइए। अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो जो भी टीचर से पढ़ते हो उनसे पूछिए, अगर मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं कोटा में क्लास लेता हूँ, अगर आप कोटा में हो तो आकर मुझसे मिलिए और मिलकर अपने डाउट्स को क्लियर करिए। बाहर हैं तो जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हैं उन टीचर का हेल्प लीजिए और उनसे डाउट्स को पूछिए, पूछकर अपना कॉन्सेप्ट इंप्रूव करिए। ठीक है, तो ये लेक्चर में ही रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियोस के थ्रू मैं DPP नंबर 2 उस DPP नंबर 2 का डिस्कशन कराऊंगा और डिस्कशन कराकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर कोशिश करूंगा आपके दिलो दिमाग से हटा दिया जाए। एक बार मैंने स्क्रॉल करके ये सारे DPPs को आपको मैंने दिखा दिया कि क्या क्या DPPs के अंदर आपको मैटर मिलने वाला है और किस तरह की चीजें इस बुक के अंदर हैं, जिससे कि आपको हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इस बुक के अंदर क्या है और कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर हमारे दिलो दिमाग से निकलने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स है। हाँ, एक चीज बताना भूल गया था, इस बुक के अंदर कुछ की पॉइंट्स भी है जो आपको अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए।
जैसे अगर मैं बात करता हूँ रिएक्शन को, तो रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, क्या क्या टर्म्स होते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या क्या की पॉइंट्स है जो बच्चों को याद रखने चाहिए। फिर बात करते हैं कि फ्री रेडिकल एडिशन के अंदर क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर क्या क्या दिमाग में चीजें रखनी चाहिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या दिमाग में रखनी चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या दिमाग में रखनी चाहिए, इसी तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए अगर SN1 है, अगर SN2 है, अगर ये आपका SNI है, अगर ये आपका SNAR है, अगर ये आपका SNPH है, अगर ये आपका इवन रिएक्शन है, अगर आपका E2 रिएक्शन है सेटसेप का, अगर आपका E2 रिएक्शन इवन रिएक्शन आपका, अगर E2 रिएक्शन ऑपनर का है, अगर आपके इवन सी रिएक्शन है, अगर आपका अल्फा एलिमिनेशन की बात हो रही हो, अगर आपका गामा एलिमिनेशन की बात हो रही हो, अगर आपका कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट की बात हो रही हो, अगर आपका कार्ब एनायन का रीअरेंजमेंट की बात हो रही हो, इवन आपका फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट की बात हो रही हो, तो क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छी तरीके से याद रखने चाहिए। इस बुक के अंदर मैंने प्रॉपर तरीके से दिया है। इस बुक को लें और इस बुक को लेकर अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डर को पूरी तरीके से निकालें। गुड लक, गुड डे।